Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about commitment and specification. So let's begin with me. So as I am talking about commitment, so what is commitment? Commitment का मतलब होता है कि कोई सेल जब डेवलप कर रही होती है, जैसे एम्ब्रियो है, मोरूला गैस्ट्रूला स्टेज जब आती है, फिर सेल फेड जब डेवलप होते हैं, जब एक्टोडम मेसोडम ये सब फॉर्म होती है, तो उस टाइम पे कुछ सेल्स होती हैं जो अपने डेवलपिंग फेथ को रेस्ट्रिक्ट कर लेती है। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि हम पर्टिकुलर बाई मसल सेल ही फॉर्म करेंगे, न्यूरल सेल ही फॉर्म करेंगे, दूसरी कोई सेल फॉर्म नहीं करेंगे, तो वो कमिटमेंट है कि हमने कमिट कर लिया है। तो इसमें डिफरेंट स्टेज आती है। फर्स्ट स्टेज होती है स्पेसिफिकेशन की, सेकेंड स्टेज होती है इसमें डिटर्मिनेशन की, और फाइनल स्टेज होती है डिफरेंशिएशन की। फर्स्ट स्टेज जो स्पेसिफिकेशन है, इसमें ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी होती है सेल्स के अंदर। बट डिफरेंस क्या होता है, ये सेल्स अगर पेट्री डिश में या फिर हम इनको एलोन किसी टेस्ट ट्यूब में कल्चर करवाते हैं, तो इनमें कैपेबिलिटी है कि ऑटोनोमसली ये डिफरेंशिएट करेंगे। मान लो न्यूरॉन फॉर्म करने वाली सेल्स है तो न्यूरॉन ही फॉर्म करेंगी। बट अगर ये सेल्स मतलब इतनी अच्छी तरह से कैपेबल नहीं होती कमिटमेंट में, इसका मतलब ये है कि ये सेल्स जो हैं वो अल्टर हो सकती हैं। अल्टर हो सकती है मतलब हो सकती हैं का मतलब यहाँ पे ये है, अगर हम स्पेसिफाइड सेल्स को ट्रांसप्लांट कर दे किसी भी पॉपुलेशन के साथ, किसी डिफरेंशिएटली स्पेसिफाइड सेल्स के साथ, मतलब कि अगर हम न्यूरॉन सेल्स को स्केलेटल मसल्स के साथ कल्चर करवाएं, तो जो न्यूरॉन सेल्स हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है मसल सेल में कन्वर्ट होने की, मतलब वो अल्टर हो सकती है। तो जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें सेल्स पूरी तरह कमिटेड नहीं होती, उनमें कैपेबिलिटी होती है कि वो अल्टर कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, ये एक हमारी शो की गई है ब्लास्टूला स्टेज, जिसमें से सेल्स डिस्टिंक्ट पोजीशन से ली गई हैं। एक सेल्स वो ली गई हैं जो यहाँ पे मसल सेल फॉर्म करती हैं, एक जो न्यूरॉन सेल फॉर्म करती है। जब हम उनको आइसोलेशन में कल्चर करवाते हैं तो वो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन और मसल सेल्स में ही डेवलप होती हैं। बट जब हम उसको साथ में कल्चर करवाते हैं तो जो स्पेसिफाइड मसल सेल है वो न्यूरॉन सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या है, यहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी है कि वो अल्टर हो जाएंगी। सेकेंड स्टेज आती है डिटर्मिनेशन की, इसमें ऑटोनोमसली डिफरेंशिएट करने की कैपेबिलिटी होती है सेल्स में, तब भी जब हम उसको किसी और सेल्स के साथ कल्चर करवाएं। इसीलिए ये पूरी तरह से डिटरमाइंड है। फाइनल स्टेज होती है डिफरेंशिएशन की, इसमें होता है स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्म करना। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें केराटिनोसाइट्स की, तो केराटिनोसाइट्स जो है एपिडर्मल सेल्स है, तो एपिडर्मल सेल्स की वो कमिटमेंट होगी, उनकी एपिडर्मल सेल्स हैं वो स्पेसिफाई होगी। तो अगर वो डिफ्रेंशिएट होके केराटिन बनाएंगी, तो वो केराटिन एक प्रोडक्ट है और उसका फंक्शन है कि भी वो प्रोटेक्ट करेगा कि डेसिकेशन ना हो, एब्रेशन ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो वो जो फाइनल स्टेज बनी है कि केराटिनोसाइट्स बन गई, तो वो डिफ्रेंशिएट होके बन गई। जैसे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमारी होती हैं, उसमें सेल्स हमारी लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स, माइलोइड प्रोजेनिटर सेल्स फॉर्म होती है, फिर आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब फॉर्म होती है हमारी। तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स में जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जो फाइनल स्टेज होती है। तो मतलब क्या है कि जो स्पेसिफिकेशन वाली फर्स्ट स्टेज होती है उसमें रिवर्सिबल कैपेबिलिटी होती है, वो अल्टर कर सकती है। सेकंड स्टेज जो डिटर्मिनेशन की होती है वो इरिवर्सिबल स्टेज होती है, हम उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते दोबारा से। फाइनल होती है डिफरेंशिएशन स्टेट, ये भी इरिवर्सिबल स्टेज है, इसमें जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। फिर जो ये प्रोसेस है कमिटमेंट की, जो जिसमें फर्स्ट प्रोसेस आती है स्पेसिफिकेशन, ये 3 स्ट्रेटजीज में डिवाइड कर रखी है, जो डिफरेंट एम्ब्रियो एग्जिट करती हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में, सिनेक्शियल में और कंडीशनल में। तो वही हम अब डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, इसमें एग का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, वो खुद ही डिटरमाइन कर लेता है कि मेरे को एंटीरियर एंड बनाना है या ये चीज़ फॉर्म करनी है। तो वो उसमें कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे mRNAs वगैरह होते हैं, मोर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं। इसमें आती है ट्यूनिकेट्स एम्ब्रियो और स्नेल पेटिला एम्ब्रियो, ये एग्जाम्पल हैं जिसमें हम ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को बेसिकली स्टडी करते हैं। ये भी आता है कि ये डिटर्मिनेंट आखिर होते क्या है। तो ये डिटर्मिनेंट कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कुछ mRNAs होते हैं जो रेगुलेट करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। इस मैनर में वो रेगुलेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर सके वो पर्टिकुलर सेल जिसके अंदर प्रेजेंट जीन को ये रेगुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है ये ये दिया गया है हमारा
स्नेल पेटिला के क्लीवेज का, कि यहाँ पे बहुत अर्ली क्लीवेज स्टेज में स्नेल पेटिला में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं वो प्रिजम्पटिव ट्रोपोब्लास्ट सेल्स को फॉर्म करते हैं। अगर हम उन ट्रोकोब्लास्ट सेल्स को आइसोलेट कर ले एक पेट्री डिश में, तो वो सेम सीलिएटेड सेल टाइप्स में डेवलप होने की कैपेबिलिटी रखते हैं और वो एक एम्ब्रियो फॉर्म कर देते हैं, जिसमें सेम टेम्पोरल प्रिसीजन होता है, कि भाई उसमें सेम टेम्पोरल प्रिसीजन का मतलब है कि उसको सारे ऑर्गन्स को डेवलप करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये जो कमिटमेंट है ट्रोकोब्लास्ट फेट में, ये सजेस्ट करती है कि जो अर्ली ब्लास्टोमर हैं किसके, स्नेल पेटिला के, वो ऑलरेडी स्पेसिफाई हो चुके हैं और डिटरमाइन कर चुके हैं अपने फेट को कि हमें इस चीज़ में डेवलप होना है। इसीलिए ये जो है हम बेसिकली इसको स्टडी करते हैं ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में। यहाँ पे जो पिक्चर है A to C ये शो कर रही है कि डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ट्रोकोब्लास्ट का, ये डिफ्रेंशिएशन शो करिए ट्रोकोब्लास्ट सेल्स का। फिर हमारी जो ये सेल्स है ये 16 सेल स्टेज शो की गई है, जिसमें प्रिजम्पटिव जो ट्रोकोप्लास्ट शो किया गया है, यहाँ पे ये प्रिजम्पटिव ट्रोकोप्लास्ट है। फिर ये 48 सेल स्टेज शो की गई है, ये सीलिएटेड लार्वा फॉर्म हो गया है जो जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये जो डिफ्रेंशिएशन है जब पेटिला ट्रोकोप्लास्ट सेल की, और जब उसको आइसोलेट किया गया 16 सेल स्टेज से और कल्चर किया गया विट्रो में, तो वो शो किया गया है यहाँ पे कि वो फुल डेवलप हो जाता है और फिर ब्लास्टोमर लार्वा फॉर्म कर देता है। तो उसकी कैपेबिलिटी होती है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन की और ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड होने की। एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स का, सी स्क्वायर्ड का। तो यहाँ पे क्या होता है सी स्क्वायर्ड में, सॉरी ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ट्यूनिकेट्स का। ट्यूनिकेट सी स्कर्ट्स जो एम्ब्रियो होती है वो बेस्ट एग्जांपल है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का। ये जो है ये डेमोन्स्ट्रेट किया था एडविन ग्रांट कॉनक्लिन ने। उन्होंने फेथ में स्टडी किया था ट्यूनिकेट स्टाइला का। उन्होंने यहाँ पे येलो कलर पिगमेंट यूज़ किया था जिसकी ट्रेस उनको ब्लास्टोमर में भी मिलती है और लार्वा में भी मिलती है। इसलिए ये डिटरमाइन किया गया कि ऑटोनोमसली स्पेसिफाई करता है। यहाँ पे जो मसल्स फॉर्मिंग सेल्स होती हैं स्टाइला एम्ब्रियो की, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मसल फॉर्मिंग सेल्स है, ये मेजेनकाइम में एक्टोडर्म है, ये नर्वस सिस्टम है, और ये न्यूरोकॉन फॉर्मिंग सेल्स है, ये एंडोडर्म्स है। तो यहाँ पे जो मसल्स फॉर्मिंग सेल्स हैं स्टाइला एम्ब्रियो की, वो येलो कलर को रिटेन करती हैं। देखो यहाँ पे भी वो येलो कलर को रिटेन कर रही हैं, यहाँ पे भी वो येलो कलर को एंडोडर्म्स में रिटेन कर रही हैं, एंड उनको देखा जा सकता है ब्लास्टोमर में भी और लार्वा में भी। और अगर जो रिमूवल है B1 4.1 सेल्स का, जो 4.1 सेल्स हैं उनका अगर रिमूवल कर दिया जाता है तो वो एक लार्वा फॉर्म कर देती हैं जिसमें कोई टेल मसल्स फॉर्म नहीं होती। ये रिजल्ट ये शो करता है कि वही सेल्स जो डिप्राइव्ड होती हैं फ्रॉम द अर्ली B4.1 ब्लास्टोमर, दैट सेल्स पोजेस द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू टेल मसल्स। तो ये शो करता है कि उनमें ऑटोनोमसली स्पेसिफिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है। यहाँ पे क्या है 4 ब्लास्टोमर जो पेयर हो रहे हैं 8 सेल एम्ब्रियो में, वो डिसोशिएट कर दिए गए। तो क्या रिजल्ट निकला कि जो वो डिसोशिएट किए थे ब्लास्टोमर पेयर्स, उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म किए that it would have formed had it remained in the embryo। जो उसको फॉर्म करने थे वही रिटेन रहे एम्ब्रियो में भी। जैसे इसको एक्टोडर्म फॉर्म करना था तो एक्टोडर्म फॉर्म हुआ, सेपरेशन किया जब सेल्स का 4.2 वाला लीनिएज है तो उसने एक्टोडर्म फॉर्म किया, 4.1 वाला लीनिएज था उसने एंडोडर्म फॉर्म किया, नोटोकोड फॉर्म किया, और B4.1 वाला था जिसमें मसल्स और मेजेनकाइम थे तो मसल सेल्स और मेजेनकाइम सेल्स फॉर्म की। तो वही उसने लीनिएज फॉलो किया जो वो मतलब सेपरेशन से पहले फॉर्म उसको करना था। तो जो टूनिकेट का नर्वस सिस्टम है जिसको हम देख रहे हैं वो क्या है, कंडीशनली स्पेसिफाइड सिस्टम है। बाद में विटेकर ने बायोकेमिकल कन्फर्मेशन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने साइटोप्लाज्मिक सेग्रीगेशन किया
टिश्यू डिटर्मिनेंट का, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या मोलिक्यूल्स हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि भाई यही फॉर्म होगा, और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन को कंफर्म करते हैं ट्यूनिकेट एम्ब्रियो में। तो उन्होंने क्या किया, पेयर जो है B4.1 ब्लास्टोमर का वो उन्होंने रिमूव कर दिया और एक आइसोलेशन में उन्होंने उसको रखा। तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, मसल्स टिश्यू प्रोड्यूस किया। वो हमें पता है कि B4.1 जो है वो स्पेसिफाइड था मसल्स फॉर्म करने के लिए, मेसेंकाइम फॉर्म करने के लिए। तो उसने मसल फॉर्म किया जब उसको आइसोलेशन में रखा गया। बट कोई और ब्लास्टोमर्स वाज नॉट एबल टू फॉर्म मसल्स व्हेन सेपरेटेड। तो उन्होंने क्या पाया कि जो ये येलो पिगमेंटेड साइटोप्लाज्म था ये एक mRNA था, और ये mRNA किसके लिए था, मसल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए। और उन्होंने इसको बोला मैचो, कि ये मैचो था। ये ओनली दूस ब्लास्टोमेट डेट एक्वायर्ड दिस रीजन ऑफ येलो साइटोप्लाज्म, जो क्या कंसिस्ट करते थे, इस mRNA को कंसिस्ट करते थे, मैचो फैक्टर को कंसिस्ट करते थे। वही क्या देते थे, मसल सेल देते थे जब हम उनको सेपरेट करते थे ब्लास्टोमर स्टेज में। तो उन्होंने क्या बोला, फंक्शनली जो मैचो है वो एक रिक्वायरमेंट है इन सेल्स की जो उनको इंड्यूस करती है कि वो टेल मसल्स डेवलपमेंट करें। सेम जो मैचो है वो रिक्वायर था फॉर टेल मसल्स डेवलपमेंट स्टाइला। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और लॉस ऑफ मैचो mRNA लीड टू द लॉस ऑफ मसल डिफ्रेंशिएशन। तो उनकी वजह से क्या हुआ, मसल डिफ्रेंशिएशन भी, मतलब मसल सेल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाई वो सेल्स। किसकी सेल्स, B4.1 ब्लास्टोमर की सेल्स जो वो सेपरेट की गई और वहाँ पे मैचो को रिमूव कर दिया गया, तो वो फुल्ली डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाई। वेयर एज जब माइक्रो इंजेक्शन दिए गए मैचो mRNA के अदर ब्लास्टोमर्स में, तो उनमें एक एक्टोपिक मसल डिफ्रेंशिएशन हुआ। एक्टोपिक होती है नॉर्मल, तो वो एक नॉर्मल एबनॉर्मल मसल सेल्स में वो डिफ्रेंशिएट होगी। तो क्या समझ आया कि जो टेल मसल्स हैं इन ट्यूनिकेट्स की वो ऑटोनोमसली मतलब फॉर्म होती हैं, बट वो किसकी वजह से फॉर्म होती है, मैचो mRNA की वजह से फॉर्म होती है। और ये मैचो mRNA कहाँ से आता है, एग साइटोप्लाज्म से आता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर है, इसमें क्या है, जो ये येलो क्रिसेंट है, इसमें जो मैचो ट्रांसक्रिप्ट है वो वेजिटल मोस्ट जो पार्ट है एग का उसमें लाई कर रहा है, और ये किस में एक्सप्रेस हो रहा है, B4.1 ब्लास्टोमर में ये एक्सप्रेस हो रहा है। फिर यहाँ पे दिखाया गया कि जब नोक डाउन कर दिया गया मैचो के फंक्शन को बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टारगेटेड एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मसल सेल्स प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई, मैचो डिप्लेटेड था। तो और जब उसको ऐड किया गया तो एक एक्टोपिक फॉर्म कंडीशन फॉर्म हुई जहाँ पे मसल डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो ये आइडेंटिफाई करता है कि मैचो एक एसेंशियल रोल प्ले करता है मसल्स डेवलपमेंट में और ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में इन केस ऑफ ट्यूनिकेट एम्ब्रियो। सेकेंड है हमारी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, सेल्स उनके रिस्पेक्टिव फेट्स को कैसे अचीव करती हैं दूसरी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करके। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इंटरेक्शन होगा तो कुछ सिग्नलिंग मोलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होंगे, सेल सेल कॉन्टैक्ट होगा। तो जब कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल सेल कॉन्टैक्ट होता है, इसमें जस्टाक्राइन फैक्टर्स आते हैं। जस्टाक्राइन फैक्टर्स वो होते हैं जो बिल्कुल नेबरिंग सेल्स पे जो सेल्स अटैच होती हैं, जैसे जो सेल्स कैडहेरिन मोलिक्यूल्स के थ्रू अटैच होंगी उनमें ये होगा। सेल सेल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू सिक्रेटेड मोलिक्यूल्स के थ्रू, जैसे नेबरिंग सेल्स पे कोई सिग्नलिंग मोलिक्यूल अटैक करता है तब पैराक्राइन फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू जो लोकल इन्वायरमेंट पे होती है जैसे मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह के थ्रू और डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू ये होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सेल्स है एक रीजन से, एक वर्टिब्रल ब्लास्टुला क्या हो सकती है, फ्रॉग की ब्लास्टुला, जेब्रा फिश की चिक की और माउस की, जिसका फेथ है हैव बीन मैप्ड टू गिव राइज टू डोर्सल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। अगर उसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है प्रिजम्पटिव वेंट्रल रीजन में अनदर एम्ब्रियो के, तो जो ट्रांसप्लांटेड डोनर सेल्स हैं किसकी, डोर्सल रीजन की, वो चेंज कर लेंगे अपने फेथ को और डिफ्रेंशिएट कर जाएंगी किसमें, वेंट्रल सेल टाइप्स के में, क्योंकि उनको ट्रांसप्लांट कहाँ किया गया है, प्रिजम्पटिव वेंट्रल रीजन में अनदर एम्ब्रियो की। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाई होती हैं, जिस रीजन में उनको ट्रांसफ़र किया जाता है उस रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करती हैं और अपने स्पेसिफिकेशन को और अपने इंडक्शन को वो मॉडिफाई कर लेती हैं और अपनी डेवलपमेंट फेथ को वो चेंज कर लेती हैं। तो ये है कंडीशनल स्पेसिफिकेशन।
एग्जैक्टली सेम चीज़ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये नॉर्मल बैक सेल्स हैं। अगर कोई भी ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो रही तो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली डेवलप हो रहा है, बट हम जब बैक सेल्स को बेली वाले पोर्शन में डेवलप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो नॉर्मल बेली सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहा है और नॉर्मल डेवलपमेंट कर रहा है। अगर हम कुछ सेल्स को रिमूव भी कर देते हैं एम्ब्रियो से तो जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो रेगुलेट करती हैं और कंपनसेट कर देती हैं मिसिंग पार्ट में। तो ये कंडीशंस होती हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में। इन 1888 अगस्त वाइसमैन ने प्रपोज किया था फर्स्ट टेस्टेबल मॉडल किसका, सेल स्पेसिफिकेशन का। उन्होंने क्या दी थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो सेल्स होती हैं एम्ब्रियो की वो ऑटोनोमसली डेवलप होती हैं। उन्होंने प्रपोज किया था कि जो स्पर्म होता है, एग होता है, वो दोनों इक्वल क्रोमोसोम कंट्रीब्यूशन करते हैं क्वान्टिटेटिवली भी और क्वालिटेटिवली नए ऑर्गेनिज्म में। और उन्होंने पोस्टुलेट किया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनहेरिटेड पोटेंशियल्स जो हैं वो लेके जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में और अपनी डॉटर सेल्स में। But however, not all the determinant on the chromosomes were thought to enter every cells of the embryo. जबकि सेल्स जो हैं वो इक्वली डिवाइड होती हैं, तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो मतलब ये होता है हाइपोथेसिस ये है कि वो भी इक्वली डिवाइड करते हैं। इस वे में डिवाइड करते हैं कि डिफरेंट डिटर्मिनेंट एंटर करते हैं डिफरेंट सेल्स में। वेयर एज जब फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ये हाइपोथेसिस किया गया है कि वो कैरी करता है फुल कॉम्प्लीमेंट सभी डिटर्मिनेंट्स के, कि हमें ये सेल्स फॉर्म करनी है, सब करती है कि स्पर्म में वो सारे डिटर्मिनेंट नहीं होते जो एग में होते हैं। सर्टेन कुछ सोमेटिक सेल्स होती हैं जिसमें जो रिटेन करती है कैपेबिलिटी डिटर्मिनेशन की, जैसे ब्लड फॉर्मिंग डिटर्मिनेंट। अदर कुछ सेल्स रिटेन करती है मसल्स फॉर्मिंग डिटर्मिनेंट्स एंड कुछ न्यूरॉन फॉर्मिंग डिटर्मिनेंट्स। तो सिमिलर टू ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, तो कुछ न्यूक्लियाई ही होती हैं उन सेल्स की जो जर्म सेल्स बनाती हैं, गैमेट सेल्स बनाती हैं, और उसमें डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनेंट होते हैं। तो ये पोस्टुलेट दिया था वाइजमैन ने, जिस पे हाइपोथेसिस किया गया था डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का। बेस्ड ऑन द फेथ ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो, वाइजमैन ने क्लेम किया था कि जब फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है वो सेपरेट कर देता है फ्यूचर राइट हाफ को एम्ब्रियो के फ्रॉम द फ्यूचर लेफ्ट हाफ। देयर वुड बी ए सेपरेशन ऑफ राइट डिटर्मिनेंट फ्रॉम द लेफ्ट डिटर्मिनेंट, जिसके बाद फिर ब्लास्टोमर फॉर्म होते हैं। तो विल्हेल्म रोक्स जो थे उन्होंने क्या किया, वाइजमैन के इस हाइपोथेसिस को कि भाई राइट और लेफ्ट डिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं, इसको उन्होंने टेस्ट किया था। उन्होंने क्या किया, एक हॉट नीडल ली और उन्होंने क्या किया, किल कर दिया 2 सेल एम्ब्रियो की, मतलब जो 2 सेल एम्ब्रियो ली उन्होंने फ्रॉग की, और उससे हॉट नीडल से 1 सेल्स को उन्होंने किल कर दिया। और जो राइट और लेफ्ट हाफ है, ओनली द राइट और लेफ्ट हाफ ऑफ ए लार्वा डेवलप्ड, या तो राइट डेवलप हुआ या फिर लेफ्ट डेवलप हुआ। जैसे भी किल की उन्होंने सेल्स, लेफ्ट की तो राइट डेवलप हो गया, राइट की तो लेफ्ट डेवलप हो गया। इस रिजल्ट पे रोक्स क्लेम करते हैं कि जो स्पेसिफिकेशन थी वो ऑटोनोमस थी and that all the instruction for normal development were present inside each cells। तो ये जो यहाँ पे पिक्चर वो शो करे, फर्टिलाइज है, फिर क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज है, फिर हॉट नीडल से उन्होंने किल किया। ये डेड टिश्यू है पर उन्होंने रिमूव नहीं किया डेड टिश्यू को, लिविंग टिश्यू के साथ रहने दिया ब्लास्टोमा में। तो रिजल्ट क्या आए, रिजल्ट ये आए 1 cells of a 2 cell frog embryo resulted in the development of only 1 half of the embryo। हाफ एम्ब्रियो को उसने डेवलप किया, मतलब कि जो सेल्स थी वो ऑटोनोमसली डिटरमाइंड थी। फिर जो रोक्स के बाद ड्रिच ने एक्सपेरिमेंट किया, हंस ड्रिच ने एक्सपेरिमेंट किया, पर उनके रिजल्ट जो थे वो वाइजमैन ओन रॉक्स से डिफरेंट थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सी अर्चिन के ब्लास्टोमर को एक दूसरे से विग्रस शेकिंग के थ्रू क्या किया, अलग किया, बाय प्लेसिंग देम इन कैल्शियम फ्री सी वाटर। तो ड्रिच का सरप्राइज ये हुआ कि जो ब्लास्टोमर से 2 सेल एम्ब्रियो के वो एक कंप्लीट लार्वा में डेवलप हो गए। फिर जब ड्रिच ने सेपरेट किया ब्लास्टोमर 4 या 8 सेल्स एम्ब्रियो से, तो जो आइसोलेटेड सेल्स थी उन्होंने भी इंटायर प्लूटस लार्वा फॉर्म किया। जबकि जो रोक्स का एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था, उन्होंने जब हाफ पार्ट को डिस्ट्रॉय किया था तो हाफ ही एम्ब्रियो फॉर्म हुई थी, ना कि फुल एम्ब्रियो फॉर्म हुई थी। बट जो ड्रिच है उसके एक्सपेरिमेंट में फुल लार्वा फॉर्म हो रहा था। तो उनके जो रिजल्ट थे वो एक दूसरे से
डिफरेंट थे। तो रेदर देन सेल्फ डिफ्रेंशिएटिंग इनटू इट्स फ्यूचर एम्ब्रियोनिक पार्ट, जो आइसोलेटेड ब्लास्टोमर था वो रेगुलेट कर रहा था अपनी डेवलपमेंट को और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल एक्सपेरिमेंट एविडेंस देते हैं कि जो सेल फेथ हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी नेबर्स सेल्स पे। तो जो ड्रिच का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया था, रिमूव किए एक्सपेरिमेंटली कुछ सेल्स को जो चेंज हो गए, विच इन टर्न चेंज द कॉन्टेक्स्ट फॉर दो सेल स्टिल रिमेनिंग इन द एम्ब्रियो। एज ए रिजल्ट जो भी सेल फेथ्स थे वो अल्टर हो गए और कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई। और हम कह सकते हैं कि जो सेल फेथ थे वो अल्टर किए गए ताकि वो उस कंडीशन को सूट कर सकें, जो सेल्स वहाँ से रिमूव हुई थी उन कंडीशंस को वो सूट कर सकें। तो हमें क्या पता है कि जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है वहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है सेल के बीच में, बिटवीन सेल्स के बीच में, और जो सेल है वो डिटरमाइन करते हैं उनके फेथ्स को, रेदर देन सेल फेथ बीइंग स्पेसिफाइड बाय सम साइटोप्लाज्मिक फैक्टर पर्टिकुलर टू दैट टाइप ऑफ सेल्स। इंटरेक्शन के थ्रू वो डिटरमाइन किया जाता है, ना कि साइटोप्लाज्मिक डिटरमाइंट के थ्रू। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल प्रूव किया गया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए वो एग्जैक्टली ड्रिच ने किया, क्योंकि जो रॉक्स के एक्सपेरिमेंट थे उनके अकॉर्डिंग तो हाफ एम्ब्रियो ही फॉर्म हो रही थी, कोई भी इंटरेक्शन वहाँ पे रिजल्ट नहीं कर रहा था फुल डेवलपमेंट में, बट ड्रिच के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया। फिर उन्होंने इसको कंफर्म करने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया। ये जो पिक्चर है ये डेमोन्स्ट्रेट कर रही है ड्रिच की डेमोन्स्ट्रेशन जो उन्होंने कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के लिए की थी। यहाँ पे ये एक इंटैक्ट 4 सेल एम्ब्रियो है, सी अर्चिन एम्ब्रियो, जो एक नॉर्मल प्लूटस लार्वा में डेवलप होती है। जब एक सेल को रिमूव किया जाता है, व्हेन वन सेल रिमूव फ्रॉम द 4 सेल एम्ब्रियो फ्रॉम इट्स फर्टिलाइजेशन इन्वेलप, और उसको आइसोलेट किया जाता है 4 सेल से, तो हर एक सेल्स स्मॉलर बट नॉर्मल प्लूटस लार्वा में डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि भाई उनमें ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन होती है और जो सेल के जो फेथ है वो इंटरेक्शन के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, ना कि साइटोप्लाज्म फैक्टर्स के थ्रू। फिर जो ड्रिच है उन्होंने कंफर्म किया कंडीशनल डेवलपमेंट सी अर्चिन एम्ब्रियो में एक रिकम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक फैक्ट है कि कुछ न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट होते हैं जो सेल फेथ को डिक्टेट करते हैं, बट ये जो सेल फेथ हैं जो न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट के थ्रू डिक्टेट किए जाते हैं ये चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही चेंज हो जाते हैं जैसे ही जो न्यूक्लियाई है वो पार्टीशन हो जाती हैं डिफरेंट वेज में क्लीवेज के टाइम, और उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी क्या हो जाती है, डीफॉर्म्ड हो जाती है। इसको प्रूव किया था ड्रिच ने। कैसे? उन्होंने सी अर्चिन का जो है वो एग लिया, उसमें जो फर्स्ट 2 क्लीवेज थे वो क्या थे, मेरिडोनियल क्लीवेज थे। फर्स्ट 2 क्लीवेज थे वो मेरिडोनियल क्लीवेज थे, दोनों ही मेरिडोनियल क्लीवेज एनिमल और वेजिटेबल पोल दोनों से जा रहे थे, बट जो थर्ड डिवीजन था वो क्या था, इक्वाटोरियल क्लीवेज था। इक्वाटोरियल क्लीवेज था, ठीक है। इक्वाटोरियल क्लीवेज में क्या होता है, जो क्लीवेज था वो इक्वाटोरियल, उसमें क्या होता है जो एम्ब्रियो है वो 4 अपर और 4 लोअर पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 4 अपर और 4 लोअर पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इस साइड भी दिखाया है, टॉप व्यू दिखाया है, तो यही पार्ट है कि पहले 2 जो क्लीवेज हैं वो मेरिडोनियल है, फिर जो है थर्ड क्लीवेज जो है वो यहाँ पे इक्वाटोरियल है, जिसकी वजह से 4 अपर और 4 लोअर सेल्स फॉर्म हो रही है। फिर ड्रिच ने 1893 में चेंज कर दी डायरेक्शन थर्ड क्लीवेज की। कैसे कि जेंटली कंप्रेस करके अर्ली एम्ब्रियो को 2 ग्लास प्लेट्स के बीच में उसने कंप्रेस कर दिया ताकि क्लीवेज का क्या हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो उसके। तो जो थर्ड डिवीजन है वो भी मेरिडोनियल लाइक हुआ। तो उसने क्या रियलाइज, मतलब आफ्टर ही रिलीज्ड द प्रेशर, जब उसने प्रेशर को रिलीज किया तो फोर्थ डिवीजन फिर से क्या हो गया, इक्वाटोरियल हो गया। दिस प्रोसीजर रीसफल्ड द न्यूक्लियाई, दोबारा से रीसफलिंग होगी न्यूक्लियाई की, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई नॉर्मली प्लेस होगी, वुड हैव बीन इन द रीजन, जो क्या फॉर्म होना था, एंडोडर्म फॉर्म होना था इनटू प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल रीजन, उसमें वो नॉर्मली प्लेस होगी, वो न्यूक्लियाई रीसफल होके जो एक्टोडर्म में कन्वर्ट होना था, that would have been in that normally would have been in the region destined to form ectoderm into the presumptive ectodermal region।
इन अदर वर्ड्स कुछ न्यूक्लियाई थी दैट वुड नॉर्मली हैव प्रोड्यूस्ड वेंट्रल स्ट्रक्चर, अब वो किस में होगी, डोर्सल सेल्स में मतलब कुछ सेल्स थी जिनको वेंट्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करना था, बट रीसफलिंग के बाद वो कहाँ पे मिली, उस रीजन में मिली जो क्या फॉर्म करता है, डोर्सल सेल्स फॉर्म करता है। जैसे इस रीजन में शो किया गया कि कुछ जिनको वेंट्रल फॉर्म करना था वो डोर्सल सेल्स में पाई। तो ड्रिच ने ऑब्टेन किया कि जो नॉर्मल लार्वा है जो ऑब्टेंड होता है इन सेल्स से, अगर उसमें सेग्रीगेशन हो जाता है न्यूक्लियर डिटर्मिनेंट का, तो ये रिकम्बिनेशन क्रिएट करता है एम्ब्रियो में, और जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो डिसऑर्डर्ड हो जाती है। तो जो ड्रिक है उसने ये कंक्लूड किया कि जो रिलेटिव पोजीशन है ब्लास्टोमर की होल एम्ब्रियो में, प्रोबेबली इन ए जनरल वे वो डिटरमाइन करती है कि क्या नेक्स्ट फॉर्म होगा, मतलब वो डिटरमाइन करती है सेल फेथ डेवलपमेंट के टाइम पे। जैसे यहाँ पे शो किया गया कि एनिमल और वेजिटल सेल्स जो है वो मिक्सअप हो गई हैं, जिसकी वजह से डिसऑर्डर्ड एम्ब्रियो फॉर्म हो गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट के कुछ कॉन्सिक्वेंस आए। जैसे पहला कॉन्सिक्वेंस था कि जो ड्रिच है उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है एक आइसोलेटेड एम्ब्रियो की, वो ग्रेटर होती है देन द ब्लास्टोमर एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव फेथ, वो उससे ग्रेटर होती है। और अगर हम वाइजमैन और रॉक्स के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी है एंड द प्रोस्पेक्टिव फेथ है ब्लास्टोमर का, वो दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। बट जो ड्रिच है उसने इसके अगेंस्ट अपना आंसर दिया। सेकंड जो उनका कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि ड्रिच ने कंक्लूड किया कि जो सी अर्चिन एम्ब्रियो है वो हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल सिस्टम है, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियली इंडिपेंडेंट पार्ट हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक सिंगल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ड्रिच के एक्सपेरिमेंट ने इम्प्लाई किया कि जो सेल इंटरेक्शन है वो क्रिटिकल पॉइंट है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। तो ये उनका कॉन्सिक्वेंस था। मोर ओवर इफ ईच early blastomer can form all the embryonic cell when isolated, it follows that in normal development the community of cells must prevent it from doing so. थर्ड उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो ये था कि ड्रिच ने कंक्लूड किया कि जो फेथ होता है न्यूक्लियस का, वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे उसकी लोकेशन है, डोर्सली है, वेंट्रली है, कहाँ पे है। जैसे उसने बोला कि कुछ डोर्सल न्यूक्लियाई थे जिनको वेंट्रल न्यूक्लियाई थे जिनको वेंट्रल सेल फॉर्म करनी थी, पर वो डोर्सल सेल फॉर्म कर देते हैं जब वो प्रेसिंग करता है एम्ब्रियो की। तो ये भी उसका क्या था, एक गलत कंक्लूजन था, क्योंकि कई बार जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है। कॉन्सिक्वेंस क्यों है ड्रिच के एक्सपेरिमेंट के, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली बस ये बोल दिया कि कंडीशनल डेवलपमेंट होती है, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होती है सी अर्चिन में। बट हमें क्या पता है कि जो सी अर्चिन और फ्रॉग का जो एम्ब्रियो होती है उसमें ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन दोनों ही होती है अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स में। इसीलिए उसके कुछ जो डेमोन्स्ट्रेशन है या कुछ उसके पोस्टुलेट्स हैं वो क्या है, रॉन्ग है। दोनों ही एनिमल्स ग्रुप सिमिलर स्ट्रेटेजी फॉर्म करते हैं, सिमिलर मोलिक्यूल फॉर्म करते हैं अर्ली डेवलपमेंट में, फ्रॉग भी और सी अर्चिन भी। अगर हम बात करें अर्ली डेवलपमेंट की तो 6 सेल सी अर्चिन एम्ब्रियो में ग्रुप होता है सेल्स का जिसको माइक्रोमर्स कहते हैं। वो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनहेरिट करते हैं एग साइटोप्लाज्म से। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर माइक्रोमर को ऑटोनोमसली डेवलप करवाते हैं एक लार्वल स्केलेटन में। बट सेम फैक्टर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं जीन्स को पैराक्राइन और जस्टाक्राइन सिग्नलिंग के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन भी होती है। तो दोनों टाइप की स्पेसिफिकेशन होती है, एम्ब्रियोनिक भी कंडीशनल भी। बट ड्रिच ने किस पे स्पेसिफाई किया, उन्होंने किया कंडीशनल स्पेसिफिकेशन पे, कि जो कुछ भी होता है वो सेल्स के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से होता है, न्यूक्लियाई की पोजिशन की वजह से होता है, जो कि रॉन्ग था। एम्ब्रियो होती हैं, स्पेशली अगर हम वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की बात करें तो उनमें जो अर्ली ब्लास्टोमर्स होते हैं वो कंडीशनली स्पेसिफाई करते हैं, बट वो क्या होता है, ऑटोनोमसली भी स्पेसिफाइड करते हैं। तो उनमें ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिक दोनों ही होती है। मोजिक और रेगुलेटरी एम्ब्रियो दोनों ही फॉर्म होती हैं वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो में। ये बाद में जो है ये मतलब
डिस्कवर किया गया कि उनमें ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिक दोनों ही होती हैं। और ये एडमंड विल्सन ने ये बात कंफर्म कर दी थी, जो कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। थर्ड स्ट्रेटेजी होती है स्पेसिफिकेशन की, होता है स्नेक्शियल स्पेसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो बहुत सारे न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। जैसे अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो उसमें 13 साइकिल्स चलती हैं न्यूक्लियाई डिवीजन की, जिसकी वजह से एक स्नेक्शियल एम्ब्रियो फॉर्म होती है। तो उस साइटोप्लाज्म को जिसमें बहुत सारे डिवीजन होते हैं उसको स्नेक्शियम बोलते हैं। और उसमें जब स्पेसिफिकेशन होती है प्रिजम्पटिव सेल्स की विद इन सच ए स्नेक्शियम, उस एम्ब्रियो को बोला जाता है। और उस स्पेसिफिकेशन और उस स्ट्रेटजी को जो स्पेसिफाई करती है सेल के फेथ को, उसको बोला जाता है स्नेक्शियल स्पेसिफिकेशन। तो ये बेसिकली हम स्टडी करते हैं ड्रोसोफिला के केस में। तो जो स्नेक्शियल ब्लास्टोडर्म होता है उसमें जो आइडेंटिटी है फ्यूचर सेल्स की, वो इस्टेब्लिश की जाती है साइमल्टेनियसली अक्रॉस द इंटायर एम्ब्रियो, एंटीरियर एक्सिस में भी और पोस्टीरियर एक्सिस में भी ब्लास्टोमर के। एक फैसिनेटेड इशू आता है यहाँ पे कि कैसे सेल फेथ जो सेल्स डिटरमाइन की जाती है हेड बनने के लिए, थोरैक्स बनने के लिए, एब्डोमेन या टेल बनने के लिए, वो सेलुलराइजेशन प्रोसेस से पहले ही कैसे स्पेसिफाइड कर दी जाती हैं। आर देयर डिटर्मिनेशन फैक्टर जो सेग्रीगेट करते हैं डिस्क्रीट लोकेशन पे ब्लास्टोमर में और डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट आइडेंटिटी लाइक थोरैक्स, एब्डोमेन एंड टेल, जैसे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में होता है। और क्या न्यूक्लियाई जो स्नेक्शियल एम्ब्रियो है उसमें वो अपनी आइडेंटिटी को ऑब्टेन करती है पोजीशंस की थ्रू, कि भाई रिलेटिव न्यूक्लियस के रिलेटिव वो अपनी पोजीशन को मतलब आइडेंटिफाई करती है और तब वो डिफरेंट जो है ऑर्गन उसमें डेवलप होती है। तो ये दोनों ही आंसर यहाँ पे सही हैं। यहाँ पे कुछ अपोजिंग एक्सियल ग्रेडियंट होती हैं जो डिटरमाइन करते हैं पोजीशन की, जो इन साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट की, जो फर्दर सेल फेथ को स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्लास्टोमर सेलुलाइजेशन ड्रोसोफिला में, जो कि यहाँ पे रेड में शो की गई है, यहाँ पे पर्पल कलर में शो की गई थी, स्नेक्शियल एम्ब्रियो फॉर्म कर रही है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि अपोजिंग एक्सियल ग्रेडियंट होते हैं जो डिफाइन करते हैं पोजीशंस इन साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट फैक्टर्स की इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। स्नेक्शियल ब्लास्टोडम में क्या होता है, जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है एंटीरियर पार्ट में, जो एंटीरियर पार्ट में होती हैं सेल्स की, वो एक्सपोज होती हैं साइटोप्लाज्मिक डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के साथ, जो प्रेजेंट नहीं होते पोस्टीरियर पार्ट में। सेम पोस्टीरियर पार्ट के साथ होता है कि जो पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं वो एंटीरियर पार्ट में नहीं प्रेजेंट होते। और ये इंटरेक्शन होता है न्यूक्लियर के बीच में और डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन फैक्टर्स के बीच में, जो सेल फेथ को स्पेसिफाई करता है। और ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो ग्रेडियंट्स हैं साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट के और डिटर्मिनेशन फैक्टर्स के, जो ग्रेडियंट हैं वो डिटरमाइन करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं मैचुरेशन और मैचुरेशन के टाइम पे और फर्टिलाइजेशन, मैचुरेशन ऑफ द एग प्रियर टू फर्टिलाइजेशन, वो डिटरमाइनिंग फैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद न्यूक्लियाई सिंक्रोनस वेव में डिवीजन करती हैं। जो न्यूक्लियस होते हैं वो पोजीशन हो जाते हैं एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स की तरह एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग, और वो कुछ यूनिक कंसंट्रेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। वो कंसंट्रेशन होती है डिटर्मिनेशन फैक्टर्स की, और ये डिटर्मिनेशन फैक्टर जो है वो स्पेसिफाई करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो जो न्यूक्लियस है वो अपनी पोजीशन को इंटरप्रेट कर लेते हैं बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स जो वो एक्सपीरियंस करते हैं। जो भी न्यूक्लियस होता है वो जेनेटिकली प्रोग्राम हो रखा होता है एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के टुवार्ड्स, मतलब कि उसको एंटीरियर फॉर्म करना है या पोस्टीरियर फॉर्म करना है। और जो डिटर्मिनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए से बाइंड कर जाते हैं और रेगुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन। तो जो एंटीरियर पार्ट होता है ड्रोसोफिला का, उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं बाइकोड, वो एक्सप्रेस होता है विद ए कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एमआरएनए एंड प्रोटीन दैट इज हाईएस्ट इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द एग, और वो डिक्लाइन होती चली जाती है पोस्टीरियर रीजन में। बाइकोड की जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है स्नेक्शियम की अक्रॉस, वो कंबाइंड रिजल्ट होती है डिफ्यूजन का विद ए मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन एम एंड एमआरएनए डिग्रेडेशन। इन एडिशन जो पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन है एग का, वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर ग्रेडियंट फॉर्म करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि क्या होता है
कोडल, कोडल एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसकी। तो जो लॉन्ग एक्सिस है ड्रोसोफिला एग की, वो अपोजिंग ग्रेडियंट को फेस करती है। फर्स्ट बाइकोड जो कि एंटीरियर में होता है और कोडल जो कि पोस्टीरियर में होता है। और बाइकोड और कोडल जो है वो मोर्फोजेंस होते हैं क्योंकि वो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में ओक्योर होते हैं और उनकी कैपेबिलिटी होती है डिफरेंट जीन्स को रेगुलेट करने की डिफरेंट थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन पे। तो वो स्पेसिफाई करते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जो मोर्फोजन है बाइकोड और कोडल प्रोटीन, वो डिफरेंट सेट्स के जीन्स को एक्टिवेट करते हैं सिनेक्शियल न्यूक्लियाई में। दोज न्यूक्लियाई इन रीजन कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ बाइकोड एंड लिटिल कोडल आर इंस्ट्रक्टेड टू एक्टिवेट द जीन्स, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं हेड और एंटीरियर रीजन। और जो न्यूक्लियाई उस रीजन में होते हैं जिसमें स्लाइटली लेस बाइकोड होता है और स्मॉल अमाउंट होती है कोडल की, वो एक्टिवेट करते हैं उन जीन्स को जो थोरेक्स बनाता है। और उस रीजन में जिसमें लिटिल और नो बाइकोड होता है बट बहुत ज़्यादा कोडल रीजन होता है, वो उस जीन को एक्टिवेट करता है जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर बनाता है। थस जब सिनेक्शियल न्यूक्लियाई इनकॉर्पोरेट करी जाती है सेल्स में, तो ये जो सेल्स हैं वो अपने फेथ को स्पेसिफाई करती हैं। और जब फेथ स्पेसिफाई हो जाते हैं तो वो डिटरमाइन करती हैं अपने फेथ को ऑटोनोमसली इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से जो सेलुलराइजेशन के थ्रू उन्होंने एक्वायर किए हैं। और कंडीशनली कैसे, इंट्रैक्शन से सेल के बीच में और नेबर्स के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये स्नेक्शियल एम्ब्रियो है, स्नेक्शियल स्पेसिफिकेशन है, एक कम्बिनेशन है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन का भी और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन का भी। ये जो हमारी सेल है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है इंटरफेस स्टेज को न्यूक्लियर साइकिल 13 की, जिसकी वजह से ड्रोसोफिला सिनेक्शियल एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है, मल्टीपल न्यूक्लियाई उसमें फॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे EB1 और GFP इल्यूमिनेट कर रहे हैं माइक्रोट्यूबल्स को जो एसोसिएट हो रही है न्यूक्लियाई के साथ, जो यहाँ पे एस्टरेज के थ्रू शो की रखी है, जिसकी वजह से जो हमारे साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट है वो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में मूव कर पाते हैं क्योंकि माइक्रोट्यूबल्स की हेल्प से ही वो मूव कर पाते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एक्सप्लेन किया गया है बाइकोड प्रोटीन जो कि एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। ये ग्रीन कलर जो है वो बाइकोड को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे क्वांटिफिकेशन की गई है बाइकोड की डिस्ट्रीब्यूशन की कि एंटीरियर पोस्टीरियर में वो कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमें पता चल गया कि वो एंटीरियर में हाई कंसनट्रेशन होती है, पोस्टीरियर में उसकी कंसनट्रेशन लो होती है या ना के बराबर होती है। यहाँ पे दिखाया गया कि एंटीरियर पोस्टीरियर स्पेसिफिकेशन ओरिजिनेट होती है मोर्फोजन ग्रेडियंट के थ्रू एग साइटोप्लाज्म में, स्पेसिफिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के थ्रू, जैसे बाइकोड के थ्रू एंटीरियर में और पोस्टीरियर में कोडल के थ्रू। तो जिसकी वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बनती है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड टेल बनती है। तो ये डिफरेंट जो हमारे मोड्स हैं सेल्स टाइप स्पेसिफिकेशन के, फर्स्ट है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। ये प्रीडोमिनेंट होता है इनवर्टिब्रेट्स में, जिसमें हमने बात की थी हमारे ट्यूनिकेट्स की और पेट स्नेल की बात की थी। इसमें स्पेसिफिकेशन होती है डिफरेंशियल एक्विजिशन ऑफ सर्टेन साइटोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स, जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर mRNA मॉलिक्यूल्स होते हैं एग में। इसमें इनवेरिएंट क्लीवेज प्रोड्यूस करता है सेम लिनेज इन ईच एम्ब्रियो ऑफ द स्पीसीज। ब्लास्टोमर फेट्स आर जनरली इनवेरिएंट, और जो ब्लास्टोमर के फेट्स होते हैं वो इनवेरिएंट होते हैं। सेल टाइप स्पेसिफिकेशन होती है वो लार्ज स्केल एम्ब्रियोनिक सेल माइग्रेशन के थ्रू यहाँ पे प्रोसीड होती है और इसकी वजह से मोजिक डेवलपमेंट होती है। मोजिक डेवलपमेंट का मतलब है कि सेल कैन नॉट चेंज फेथ। अगर ब्लास्टोमर लोस्ट भी हो जाता है तो सेल्स अपनी उस लोस्ट सेल की जो कमी है उसको पूरा कर देती है, डिवाइड करके फुल ग्रोवन एक इंडिविजुअल को फॉर्म कर देती है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में होता है, वर्टिब्रेट्स में होती है और कुछ इनवर्टिब्रेट्स में होती है। हमने इसमें सी अर्चिन के बारे में पढ़ा और हमने इसमें फ्रॉग की एम्ब्रियो पढ़ी, मोस्टली वर्टिब्रेट्स में होती है। इसमें सेल्स इंटरेक्ट करती है और वो अपने सेल फेथ को डिटरमाइन करती है। इसमें वेरिएबल क्लीवेज होते हैं, मेरिडोनियल क्लीवेज हमने पढ़ा, उसकी वजह से होती है, और लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज की वजह से होती है। पर इसमें कोई इनवेरिएंट फेथ असाइन नहीं किया जाता सेल से। इसमें मासिव सेल रीअरेंजमेंट होती है और माइग्रेशन प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिकेशन होती है। इसमें रेगुलेटिव डेवलपमेंट होती है सेल्स की। इसका मतलब है कि वो अलो करती है सेल्स को एक्वायर करने के लिए डिफरेंट फंक्शन, जिसकी वजह से और वो जो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो इंटरेक्शन की वजह से होते हैं डिफरेंट नेबरिंग सेल्स में। फिर है स्नेक्शियल स्पेसिफिकेशन। ये मोस्ट इंसेक्ट
एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में होता है, जैसे हमने ड्रोसोफिला में स्टडी किया। तो जो स्पेसिफिकेशन है बॉडी रीजन्स की, बाय इंट्रैक्शन बिटवीन साइटोप्लाज्मिक रीजन प्रियर टू सेलुलराइजेशन ऑफ द ब्लास्टुला, यहाँ पे वेरिएबल क्लीवेज होता है और कोई भी रिजल्ट सेल फेथ नहीं होता पर्टिकुलर न्यूक्लियाई के लिए। और सेलुलराइजेशन के बाद ऑटोनोमस और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे देखी जा सकती है इस इनिशियल स्पेसिफिकेशन में। So this was all about the determinant and the specification process. If you like my video, then please do share, like, subscribe and comment, and please guys support me. Thank you so much for watching my videos.